नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनके सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के बीच में रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे और ये बात लोगों से छुपी नहीं है। और खासकर जब से मोदी जी ने गडकरी जी के एक एक करके मंत्रालय छीने हैं, तब से ये रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो गए, तल्ख हो गए। अब इन दोनों के रिश्तों को लेकर इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि नितिन गडकरी जी पर एक फीचर फिल्म बनी है, एक फिल्म बनी है और ये फिल्म जल्द रिलीज हो रही है तमाम थिएटर्स में। अब मोदी के करीबियों का कहना है, मोदी के नज़दीकियों का कहना है कि गडकरी जी की जो फिल्म बनी है कि दरअसल 2024 में, जहाँ चुनावी साल में गडकरी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, गडकरी को प्रोजेक्ट करने के लिए फिल्म बनी है और इस फिल्म के माध्यम से गडकरी को मोदी का विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यानी मोदी का विकल्प कौन? नॉट अमित शाह, नॉट योगी, नितिन गडकरी। और सबसे बड़ी बात जो मोदी के करीबी कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है, इसके पीछे बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, कई बड़े लोग, यानी बीजेपी की लॉबी ही है इस फिल्म के पीछे। ऐसा आरोप है मोदी जी के करीबियों का। अब दोस्तों, फिल्म तो पर्दे पर रिलीज होगी, लेकिन पर्दे के पीछे जो चर्चा चल रही है गुजरात लॉबी में, सत्ता के गलियारे में, बीजेपी के खेमों में, वो ये है कि इस फिल्म के बहाने जिस तरह से गडकरी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक उनको पीएम का कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जा रहा है। अगर मोदी जी 2024 में थोड़ी सीटें कम लाए, 272 के मेजॉरिटी मार्क से नीचे आ गए, सीटों की ज़रूरत हुई, तो फिर मोदी नहीं, अगला नाम बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी होगा। और एक बड़ी लॉबी बीजेपी के भीतर ये चाहती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में आरएसएस भी गडकरी के पीठ पर हाथ रख सकते हैं। तो क्या मोहन भागवत उस स्टेज पर घोड़ा बदल देंगे? वो मोदी को हटा देंगे, अमित शाह को हटा देंगे और नितिन गडकरी को आगे रख देंगे? क्या मोहन भागवत में वो दम है मोदी के रहते हुए? बिल्कुल है। संघ को कभी कम आंकना नहीं चाहिए। 100 सुनार की एक लोहार की होती है। संघ एक ही बार बोल देता है और खेल कर देता है। ऐसे पहले भी संघ ने किया है, लेकिन यदि आपका घोड़ा थक गया तो घोड़ा बदला जाएगा। अब दोस्तों, क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती, वाकई ऐसी सिचुएशन आ सकती है 2024 के चुनाव के बाद, जब गडकरी मोदी के विकल्प हो सकते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए? यानी बीजेपी की तरफ से क्या गडकरी सामने आ सकते हैं, लाए जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है? और इसका जवाब है यस, ऐसी सिचुएशन आ सकती है और मैं इसी से पर्दा उठाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, 3 सिचुएशंस हो सकती हैं 2024 के चुनाव के बाद, यानी 2024 के लोकसभा के फाइनल के बाद 3 सिचुएशंस। और ये सिचुएशंस मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं और वहीं पर इस खेल का एकदम आप कह सकते हैं खुलासा हो जाएगा कि गडकरी किस सिचुएशन में फिट हो रहे हैं और किस सिचुएशन में मोदी सत्ता से बाहर हो रहे हैं, गुजरात लॉबी सत्ता से बाहर हो रही है। सिचुएशन नंबर 1, और सिचुएशन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो चुनाव के बाद अगर मोदी 272 सीट लाते हैं, सिचुएशन नंबर 1, 272 सीट या 272 सीट से ज़्यादा मोदी लाते हैं, तो फिर ना इंडिया अलायंस के लिए चांस हैं और ना ही फिर गडकरी जी के लिए चांस हैं। फिर अगर बहुमत मोदी जी लाए तो मोदी और अमित शाह सत्ता फिर से तीसरी बार इन्हीं के हाथ में रहेगी। 272, और यही कोशिश मोदी की है, 272 प्लस लाना, मेजॉरिटी मार्क, बहुमत को छूना। तो सिचुएशन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ मोदी और कोई नहीं। अब दोस्तों, सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है? सिचुएशन नंबर 2 ये हो सकती है कि 2024 का जब नतीजा आए तो इंडिया अलायंस, जी हाँ, समूचा विपक्ष जिसके पास वोट शेयर ज़्यादा है बीजेपी की तुलना में, अगर इंडिया अलायंस 272 सीटें लेके आ जाए या उसके आसपास पहुंच जाए,
तो फिर मोदी का चांस खत्म पूरी तरह से। और मोदी का चांस खत्म तो मोदी के विकल्प यानी गडकरी का चांस भी खत्म। फिर सवाल ही नहीं उठता। फिर गुजरात लॉबी बाहर, बीजेपी बाहर, इंडिया अलायंस इनसाइड पार्लियामेंट, सरकार फिर इंडिया अलायंस की होगी। जी हाँ, 272 के आसपास अगर इंडिया पहुंचती है, ऐसा हो सकता है। और अब सिचुएशन नंबर 3, और इसी सिचुएशन नंबर 3 में ही ये सारी पहेली छुपी है। और इसी सिचुएशन नंबर 3 को लेकर गुजरात लॉबी परेशान है, बेचैन है। और इसी सिचुएशन नंबर 3 को लेकर गडकरी का कैंप उत्साहित है। सिचुएशन नंबर 3 क्या है? अब अगर आप बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट्स देखें कि कितनी सीटें इस बार बीजेपी को मिलेंगी, 10 साल की मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा इंडिया अलायंस पहली बार जो विपक्ष है बहुत मजबूत दिख रहा है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का पूरा खेल या रथ कहिए फंसा हुआ है। उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी 2014 और 19 में इन स्टेट्स में मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है अभी तक कि आज की तारीख में जो असेसमेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंटरनल असेसमेंट है बीजेपी का, आरएसएस का, उनको ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी 272 नहीं पहुंचे तो फिर कहीं वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे सरकते सरकते 225, 230, 235 यहाँ पर आके ना रुक जाए। जी हाँ, अगर 225, 230, 235 इस फिगर में अगर बीजेपी को सीटें मिलती, कम सीटें मिलती, यही सिचुएशन है जहां पर एंट्री नितिन गडकरी की होती है। यही वो सिचुएशन है जहां बीजेपी के खेमे में आग लग जाएगी, खलबली मच जाएगी। यही वो सिचुएशन होगी, स्थिति होगी जहां आरएसएस अपना फैसला लेगी। और यही वो स्थिति होगी जहां पर जो बाकी दल हैं, जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, कुछ ऐसी पार्टियां जो न्यूट्रल हैं, जो ना इंडिया के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं, वो निर्णायक हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में जहां 30-40 सीटों की ज़रूरत मोदी जी को होगी, वहीं पर खेल गडकरी का होगा। अब दोस्तों, जिस तरह से इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है पूरे देश भर से, और जहां ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी कहीं 230-235 पे उनका रथ ना रुक जाए सीटों पर, तो सवाल ये है कि फिर 272 पहुंचने के लिए अगर मोदी जी को 40 सीटों की ज़रूरत है या 35 सीटों की ज़रूरत है, तो ये सीटें आएंगी कहाँ से? क्या ये सीट नवीन पटनायक के सहयोग से मिलेगी? क्या ये सीट केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, अगर वो सीट लेके आते हैं 24 में, क्या वो उनको मोदी जी को सहायता देंगे? क्या ममता बनर्जी इंडिया अलायंस छोड़ के वो उनको सपोर्ट करेंगी? क्या जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे सपोर्ट करेंगे? क्या शरद पवार सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट कौन करेगा और मोदी जी को क्यों करेगा? क्या तब जो नितिन गडकरी के रिलेशंस हैं, जो उनके रिश्ते हैं बाकी सारी पार्टियों में, जहां पर नितिन गडकरी मित्र हैं ममता बनर्जी के, उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, जहां महाराष्ट्र लॉबी इस गुजरात लॉबी को फेंकने के लिए, किनारे करने के लिए दमखम लगा देगी, क्या वहां से स्टार्ट होगा नितिन गडकरी का? क्या वहां से रेस शुरू होती है, वहां से लाइन शुरू होती है नितिन गडकरी की पीएम की कुर्सी पर पहुंचने के लिए? यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज इसी का जवाब देने के लिए 2 बड़े पत्रकार, अशोक वानखेड़े टाइगर और सुधीर सूर्यवंशी, गडकरी को भी जानते हैं, बीजेपी को भी जानते हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स समझते हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स समझते हैं, 24 में क्या होने वाला है उसको भी समझते हैं। और उसी का जवाब आज हम देने के लिए आपके सामने हैं और कोशिश ये करेंगे सारे तथ्य आपके सामने रखें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 2024 के सबसे बड़े सवाल को डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर और सुधीर सूर्यवंशी जी के पास। मेरा पहला सवाल टाइगर, और पहला सवाल मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्या नितिन गडकरी ऑप्शन है 2024 में? फिल्म की बात बाद में होगी। क्या नितिन गडकरी ऑप्शन है अगर बीजेपी 230 पे रुकती है, मोदी 230 पर रुकते हैं, 230 सीटें आती, 225 आती, तो क्या नितिन गडकरी ऑप्शन है? यस, हाँ है। सवाल है 230 पर सरकार अटकेगी क्यों? 230 पर सरकार इसलिए अटकेगी कि जो मैजिक फिगर है उस तक पहुंचने के लिए
जो सांसदों की जरूरत होगी वो आएंगे कैसे? जो उस सांसदों का जुगाड़ कर पाएगा वही प्राइम मिनिस्टर का दावेदार होगा। नहीं, आप क्या नरेंद्र कह रहे मोदी हैं जी टाइगर, की हालत, एक मिनट टाइगर एक मिनट रुकिए। आप कह रहे हैं कि 230 पर अगर बीजेपी आती है बजाय 272 के, यानी 272 से 40 सीट 50 सीट कम आती है, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को कोई छूना नहीं चाहेगा, कोई टच नहीं करना चाहेगा, उनके साथ कोई तालमेल नहीं करना चाहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे एक राजनीतिक दल दिखा दीजिए जो उससे आहत नहीं है। जो एनडीए के जो पार्टनर है, जो 38 टाइगर दल, खुल के बोलिए, टाइगर दबी जुबान में नहीं, मैं खुलकर। नहीं दबी नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूं। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं कि ऐसा अरे कौन सा साहब, दरवाजा है जहां पे ईडी ने दस्तक नहीं दी। नवीन पटनायक मोदी जी से मिलकर गए हैं। नवीन एक पटनायक के सेकंड, पास 20 सीटें हैं, केसीआर के पास भी कम से कम 15-20 सीटें होंगी। एक मिनट साहब, ये लोग केसीआर क्या, ढीला पड़ ये गया। क्या चुनाव पर क्या केसीआर या जगन मोहन नहीं, रेड्डी? बात तो सुनिए दीपक भाई, जी, बात सुनिए, मुझे सवाल समझ में आ गया तो जवाब भी वैसा ही सुनिए जैसा मैं देता हूं, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या जगन रेड्डी इसलिए है कि वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या ईडी के केसेस की वजह से? क्या केसीआर इसलिए डाउन हो गए कि कविता को ईडी ने बुलाया था, या केसीआर जो पहले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भयानक फंड खोल के बैठे थे, जिन्होंने नीति आयोग का मीटिंग का तक बहिष्कार किया और एक लेटर रिलीज किया और बताया कि नरेंद्र मोदी ने कितना मेरे साथ गलत किया, मेरे राज्य के साथ कितना गलत किया, वो इसलिए साथ दे रहे हैं कि कविता अंदर अटकी हुई है। अजित पवार इसलिए साथ है कि 1400 करोड़ रुपए अटैच हुए हैं। आप क्या समझते हैं 38 में से कितने लोग हैं जो जिनके घर पे ईडी ने दस्तक नहीं दी है? मात्र कुछ जिला परिषद क्या बीजेपी को दे दी थी या बीजेपी जीत गई थी, उसके बाद ने बीजेपी ने ओडिशा में कैसा गदर काटा, ये क्या नवीन पटनायक नहीं देख रहे थे? नवीन पटनायक को वहां पे डर किससे है? कांग्रेस से है या बीजेपी से है? अपने राज्य में वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिस दिन उनको लगेगा कि केंद्र में मोदी जी नहीं है, दूसरे कोई है, तो उसको साथ दे देंगे वो। कई बार राजनाथ सिंह और गडकरी ने बात करके भी नवीन पटनायक को राज्यसभा में कुछ बिलों पे समर्थन के लिए हाँ कही है, तो संबंध तो इनके भी अच्छे हैं। लेकिन गडकरी के नाम पे ममता आ सकती है, गडकरी के नाम से बीजेडी आ जाएगी, केसीआर आ जाएगा, और गडकरी के नाम से 48 सीटें महाराष्ट्र की खड़ी हो जाएगी। फिर शरद पवार को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और उद्धव ठाकरे को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक मिनट टाइगर, एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा पॉज, क्योंकि मुंबई में हमारे पास सुधीर सूर्यवंशी है। सुधीर जी, टाइगर ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर 230 सीटें आती हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, टाइगर ने कहा कि अगर 230 आती हैं, जिसकी संभावना है, जो इनपुट्स आ रही हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 230, 225, 225, 230 सीटें हैं, मोदी जी को कम से कम 40-45 सीटें चाहिए। तो टाइगर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी को सपोर्ट कर देंगे, मोदी और अमित शाह के साथ कोई नहीं जाएगा, योगी आदित्यनाथ के साथ कोई नहीं जाएगा, वो नितिन गडकरी को सपोर्ट कर सकते। मेरा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे के नितिन गडकरी से संबंध अच्छे हैं? क्या उद्धव ठाकरे को नितिन गडकरी से मोदी जैसी एलर्जी नहीं? क्या यह संभावना हो सकती है? क्योंकि अगर या तो दोबारा इलेक्शन हो, ऐसी स्थिति होगी, या फिर नितिन गडकरी एक विकल्प के तौर पे, क्या उद्धव ठाकरे सपोर्ट कर सकते हैं नितिन गडकरी को? दीपक जी, आपने बहुत ही बड़ी बात छेड़ी यार। मेरे ख्याल से नितिन गडकरी सिर्फ विकल्प नहीं, एक अच्छे विकल्प के तौर पे उभर सकते हैं। सिर्फ विकल्प नहीं, एक अच्छे विकल्प के तौर पे उभर सकते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में से जब प्रतिभा पाटिल का नाम चुना गया था राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस ने, तो उस वक्त मराठी मानुष के मुद्दे पर बाला साहेब ठाकरे ने उनकी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी उन्होंने सपोर्ट दर्ज किया था प्रतिभा पाटिल को, कांग्रेस कैंडिडेट को। तो इसलिए शिवसेना हमेशा मराठी मानुष के इर्द गिर्द उनका मुद्दा रहता है। तो उनको, मुझे बिल्कुल नहीं लगता उनको कोई एलर्जी होगी। मुझे ये लगता है कि उनको ज्यादा खुशी होगी कि मराठी आदमी इतने साल बाद, जो मराठी आदमी था छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने दिल्ली को, उनका एक कमांड था इनडायरेक्टली बहुत साल। महाराष्ट्र में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश हो,
गुजरात हो, अनेक स्टेट में उनका कंट्रोल था। वो मराठी आदमी बहुत अरसे बाद कोई पीएम बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी अभी तक पीएम बना नहीं है। यशवंत चौहान था, उनका कद बड़ा था, लेकिन वो डिप्टी पीएम के तौर पे रुक गए। शरद पवार 2-3 बार अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन पीएम बने नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा पोटेंशियल जो व्यक्ति है महाराष्ट्र का मराठी आदमी, वो है नितिन गडकरी। तो उसको जो एक पद की ऑफर आती है, वो ये पद मेरे ख्याल से वो विपक्ष के तौर पे उनके पास आता है, तो शिवसेना मराठी के मुद्दे को लेकर बिल्कुल उनको समर्थन देगी। दूसरी बात है शरद पवार की। शरद पवार और नितिन गडकरी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, काफी अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे नहीं, काफी अच्छे रिश्ते हैं। तो नितिन गडकरी ऐसे एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उन्होंने उनके अक्रॉस द पार्टी लाइन रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप में दो चीज मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। वो रिलेशन गन पॉइंट पे नहीं है, ये रिलेशनशिप फ्रेंड के तौर पे है, ये रिलेशनशिप आदमी की नेचर के तौर पे है। आदमी बात पे इसलिए तो उसका डर के तौर पे रिलेशनशिप पार्टी उनके नेचर की वजह से, तो नेचर की वजह से ये रोल काफी, ये चीजें रोल काफी ठीक। मैं भी आ रहा हूँ सुधीर जी, मैं आ रहा हूँ। टाइगर, एक चीज, अगर आप ये कह रहे हैं कि 230-235 सीटों पर जहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी आएगी सामने, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भाई मोदी को किनारे कर दिया जाएगा। क्या मोदी को किनारे करने में एक आरएसएस के बड़े लोग हैं? क्या आरएसएस के भीतर मोदी के लोग अगेंस्ट हैं? क्या बीजेपी के भीतर मोदी के लोग अगेंस्ट हैं? क्या ये जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, इसमें मोदी के लोग खिलाफ हो रहे हैं और वो एक स्पेस देंगे? आपको क्या लगता है कि क्या आरएसएस के भीतर, बीजेपी के भीतर मोदी के प्रति विरोध बढ़ रहा है? देखिए, मोदी जी का तानाशाही रवैया या डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है कि माय वे और हाईवे, मैं जो कहूंगा वही होगा, ये उनकी जो जिद है, ये उनको अपने पार्टी के नेताओं से दूर ले गई, पार्टी के सांसदों से दूर ले गई। और संघ में भी बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जो ये सोचता है कि वो संघ को भी डिक्टेट करते हैं, संघ की भी नहीं सुनते। ये संघ को फील होता है। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो संघ के सामने नतमस्तक भी हो, जिसको पूरी पार्टी में जिसकी छवि हो और जो वाकई देश के विकास के लिए कुछ कर सके। ही इज द ओनली परफॉर्मिंग मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ मोदी। मोदी जी के कैबिनेट में एक ही परफॉर्मिंग मिनिस्टर है। वो महाराष्ट्र में थे तो उनका नाम रोडकरी कर दिया था लोगों ने, इतने बेहतरीन रोड उन्होंने महाराष्ट्र में बनाए थे। तो जो भी काम वो हाथ में लेते हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करते हैं। एक चीज और पूछना चाह रहे हैं सुधीर जी, ये जो हमने 8, 9, 10 साल देखे हैं और मोदी जी एक बहुत ही हार्ड इमेज लेके आए और अमित शाह उससे भी ज्यादा हार्ड इमेज लेके आए और अमित शाह से ज्यादा योगी हार्ड इमेज लाए, और कहीं ना कहीं इस सरकार ने, चाहे वो कुछ कानून के माध्यम से कह लीजिए या बुलडोजर के माध्यम से कह लीजिए, माइनॉरिटीज टारगेट हुई हैं, मुसलमानों को परेशानी हुई है। इस पर मतलब ये बहस का विषय नहीं, परेशानी हुई है। क्या आपको लगता है कि गडकरी एक मॉडरेट फेस है? गडकरी के मुस्लिम्स को लेकर किस तरह का आप कह सकते हैं एक एक्सेप्टेंस है? क्या गडकरी एक मॉडरेट फेस है? क्या गडकरी मोदी और अमित शाह से एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं? यहाँ तक अगर हम सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करें या एक वाजपेयी स्कूल ऑफ थॉट की बात करें। देखो दीपक जी, हर पार्टी में दो तरह की विचारधारा वाले लोग रहते हैं। एक मॉडरेट रहते हैं, जैसे कांग्रेस में पहले भी रहते थे, एक मॉडरेट रहते हैं और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी में दो थॉट्स है। एक जो थॉट्स अभी ज्यादा खुल के उभर के नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट थॉट वाले ज्यादा पैमाने पे डोमिनेट कर रहे हैं पार्टी को और सरकार को। इसलिए नितिन गडकरी जो मॉडरेट थॉट से आते हैं, थोड़ा लिबरल, सेकुलर, सब धर्म जातिपन को लेकर साथ में जाने वाली उनकी जो इमेज है, वो मेरे ख्याल से वो कैरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन रहा, माइनॉरिटी पे जैसे आपने जिक्र किया, काफी अन्याय अत्याचार काफी हुए। बुलडोजर की तरफ से एक उत्तर प्रदेश के सीएम की एक इमेज बनाई गई, उसके बावजूद नितिन गडकरी अपना एक मॉडरेट फेस कैरी करना चाहते हैं और मेंटेन करना चाहते हैं। उन्होंने कभी माइनॉरिटी के खिलाफ में कभी बातें कही गई नहीं, और कभी कहीं कुछ होता है तो हमेशा उनको दर्द होता है, लेकिन ये बात एक कुछ बात वो कहते हैं, कुछ बात कहते नहीं, ये भी एक उनकी बात है। लेकिन वो हमेशा एक लिबरल फेस लेके चलते हैं। नितिन गडकरी आरएसएस के आंगन में पले पड़े,
एक इंसान है। और तो आरएसएस को मुझे लगता है उनको हमेशा लगेगा उनका जो इंसान है वो भारत का प्रधानमंत्री बने। इसलिए जब भी कुछ मेरे ख्याल से सिचुएशन अराइज होगी उस सिचुएशन नरेंद्र मोदी का नाम पहले, नितिन गडकरी का नाम पहले आएगा। तो उनके नाम के बाद में बाकी जो पार्टीज है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है, बाकी साउथ के कुछ अलायंस है, नॉर्थ के कुछ लोग है, उनके साथ में जुड़ सकते हैं क्योंकि लिबरल फेस है और भारत को एक ऐसा फेस की काफी जरूरत है। क्योंकि हम देखेंगे भारत का ये स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व के फेस की वजह से काफी नाम भी मेरे ख्याल से डैमेज हो रहा है। माइनॉरिटी के इशू में अपना जो इंडेक्स है वो इंडेक्स डाउन है, तो मेरा फ्री प्रेस का इंडेक्स डाउन है, सब तरफ ह्यूमन राइट का इंडेक्स डाउन है। तो इसलिए एक अच्छा जो इंसान जो सब पार्टी को साथ में लेके जा सकता है, मॉडरेट फेस से माइनॉरिटी भी खुश रहेगी, ऐसे इंसान की भारत को बिल्कुल जरूरत है। नंबर कम आएंगे तो नितिन गडकरी बिल्कुल विपुल के तौर पे हो सकता है। इसीलिए जो फिल्म के जो आपने चर्चा शुरू की थी मी नितिन गडकरी, वो फिल्म उस मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजी का भाग हो सकते हैं। टाइगर, संक्षेप में जानना चाहेंगे और बहुत क्रिस्टल क्लियर, इस फिल्म का मतलब क्या है? चुनावी साल है, सबको पता है कि नितिन गडकरी की मोदी जी से नहीं बनती है। मोदी हो या गुजरात लॉबी हो, अमित शाह हो या मोदी जी हो या मोदी जी के जो फाइनेंसर कह लीजिए, जो गुजरात लॉबी, उनकी गडकरी साहब से नहीं बनती है। ऐसी परिस्थितियों में ये जो पिक्चर नितिन गडकरी पे रिलीज होने जा रही है, इस पिक्चर का मतलब क्या है? क्या प्रोजेक्शन किया जा रहा है नितिन गडकरी का? यदि ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। 2019 के समय में भी ये फिल्म का प्लानिंग था, ऐसा नहीं कि फिल्म आज बन गई। लेकिन तब मोदी जी की स्वयं की एक फिल्म आ रही थी मोदी जी के नाम पे, और 2019 में यदि मोदी जी की फिल्म मोदी जी के प्रोपेगेंडा के लिए आई है तो 2023 में 2024 के प्रोपेगेंडा के लिए गडकरी जी की फिल्म आई है, ऐसा कहना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, एक चीज तो है, तो वो एक पिक्चर टाइगर एक चीज तो जाहिर कर रही है जो पिक्चर आ रही है नितिन गडकरी पे चुनावी साल में, कि भाई एक तबका है आरएसएस में, बीजेपी में, जो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, जो मानता है कि नितिन गडकरी जो है वो मोदी के विकल्प है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मान भी लिया जाए कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है लेकिन बहुमत से दूर रहती है, क्या मोदी और अमित शाह खेल नहीं बिगाड़ेंगे नितिन गडकरी का? क्या मोदी और अमित शाह को आप इतना कमजोर मान रहे हैं? नहीं, सवाल कमजोर मानने का नहीं है। क्या आडवाणी को इतना कमजोर आप मान रहे थे कि अपनी ही पार्टी में ऐसी स्थिति आ जाए कि जिनके घर पे पत्थर फेंके? आडवाणी जी तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत संघ से आए हुए, जिन्होंने 2 से लेके 200 तक पार्टी की स्ट्रेंथ ले गए। क्या आडवाणी जी का कंट्रीब्यूशन कम था? लेकिन जब आडवाणी वो मैजिक फिगर नहीं टच कर पाए तो लोगों ने आडवाणी जी को रिजेक्ट किया। राजनीति बहुत निष्ठुर होती है, राजनीति के पास दिल नहीं होता, राजनीति के पास सिर्फ दिमाग है, राजनीति के पास कैलकुलेशन है। जिसके पक्ष में कैलकुलेशन वो किंग होता है, वो सरकार बनाता है, वो किंग होता है। फिर आप मत ये देखिए कि उसको भाषण देना नहीं आता, वो दिन में सोता है, वो सीरियस नहीं होता, वो कार्यकर्ताओं को गाली देता है, लेकिन वो जुगाड़ कर सकता है तो आ जाएगा। जुगाड़ कहां से करेंगे? अभी तक 2014 से लेके 2023 तक मुझे एक डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकल जुगाड़ बता दीजिए जो इन्होंने किया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपके जवाब से समझ रहा हूं टाइगर, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर 235 पे बीजेपी फंस गई और कुछ सीटों की जरूरत हुई और जगन मोहन रेड्डी या नवीन पटनायक ने कहा कि भाई मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे, ये तानाशाह आदमी है, नहीं उसको इसका कारण, एक मिनट पूरा करें। नहीं मेरा सवाल मैं पूरा कर लूं। इन दोनों ने सिवाय ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के भरोसे ही काम किए। इन्होंने जो भी सत्ता में, मोदी और शाह ने, इन्होंने कौन सा ऐसा डिप्लोमेटिक कार्ड खेला जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ ऐसी राजनीतिक चालें चली? मैं वही कह रहा हूं कि अगर सपोज करिए 25-30 सीटें कम पड़ रही हैं और नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री या जगन मोहन रेड्डी, उनके पास वो सीटें हैं, उन्होंने कहा बीजेपी से कि भाई मोदी जी को हटाइए, मोदी जी के साथ हमारी नहीं बन पाएगी, ये डिक्टेटर हैं, तो क्या मोहन भागवत उस स्टेज पर घोड़ा बदल देंगे? वो मोदी को हटा देंगे, अमित शाह को हटा देंगे और नितिन गडकरी को आगे रख देंगे? क्या मोहन भागवत में वो दम है मोदी के रहते हुए? बिल्कुल है। संघ को कभी कम आंकना नहीं चाहिए।
सौ सुनार की एक लोहार की होती है। संघ एक ही बार बोल देता है और खेल कर देता है। ऐसे पहले भी संघ ने किया है। अभी भी संघ चाहता है कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो। संघ चाहता है, संघ ने ये नहीं कहा कि मोदी जी के अभी भी संघ मोदी के बोलता है कि आप लड़ो चुनाव, आपके नेतृत्व में चुनाव हो। लेकिन यदि आपका घोड़ा थक गया तो घोड़ा बदला जाएगा। घोड़ा थकेगा कब? जब 277 पार नहीं करेगा तब घोड़ा थका हुआ माना जाएगा कि बहुत दम मारे हैं। आपको जीतने के लिए 150 रन चाहिए, आपने 200 120 बनाए, 30 नहीं बना पाए तो आप हार गए ना जी। नहीं, सेंचुरी मारी, अरे आपकी सेंचुरी हमारे किस काम की? अल्टीमेटली तो मैच हार गए। या मैच जीतने वाला घोड़ा चाहिए जो जुगाड़ करे, जिनके पीछे लोग आए। जी सुधीर भाई, एक सवाल जो 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 वाकई ऑब्वियस हो जाता है, आपको लगता है कि आज की तारीख में पर्दे के पीछे की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानियां आप हमेशा लिखते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं। पर्दे के पीछे आपको लगता है कि मोहन भागवत यानी आरएसएस की लीडरशिप और गुजरात लॉबी की मैं बात कर रहा हूं, गुजरात लॉबी और आरएसएस की लीडरशिप में संबंध बहुत मधुर नहीं है? बिल्कुल नहीं है कि मेरे ख्याल से उनके पास भी विकल्प नहीं है आज की डेट में। इसलिए नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, मेरे ख्याल से राज कर रहे हैं। जिस दिन नंबर कम आ जाएंगे, पूरा नंबर गेम का खेल है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का नंबर 270 से लेकर 300 से लेकर 200 और 230 और उसके नीचे चले जाएंगे, उस टाइम मेरे ख्याल से आरएसएस अपना विकल्प ढूंढना शुरू कर देंगे। विकल्प ढूंढ भी लिया होगा और ये फिल्म उसका भी मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जिस तरीके से हमने बात की, एक मॉडरेट लिबरल एक फेस है। और दूसरी बात है कि नंबर ज्यादा होने की वजह से बीजेपी के अंदरूनी ज्यादा आवाज भी नहीं आती। जो ज्यादा अपोजिशन और थोड़ा डिसेंट वॉइस रखते हैं, ऐसे लोग भी बात नहीं करना चाहते। उनको पता है बात करेंगे तो इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। लेकिन जिस दिन नंबर कम आ जाएंगे, जो लोग बोलने वाले भी नहीं, उनको भी आवाज मेरे ख्याल से आ जाएगी, क्योंकि भाई चला गया इतने साल से, उनकी भी आवाज आ जाएगी और वो भी लोग बात करना शुरू कर देंगे। ये 5 राज्य के जो इलेक्शन हो रहे, चुनाव हो रहे, उनके बाद काफी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी कि जो रुख है भारत की राजनीति का और बीजेपी की राजनीति किस तरह पे रह रहा है। जी टाइगर, एक ऐसा सवाल जो बहुत ऑब्वियस सा मुझे लगता है, अगर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं और ये फिल्म आ रही है, आरएसएस में डिस्कशन है, बीजेपी में भी डिस्कशन चल रहा है, अखबारों में भी कहीं ना कहीं छपता ही है, क्या मोदी और शाह को भी ऐसा लगता है कि इस बार मुकाबला मुश्किल है और अगर हम 250 260 के ऊपर नहीं आए तो हमारी सत्ता हाथ से चली गई, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह में से किसी को बना दिया जाएगा? क्या मोदी और शाह को भी लगता है वो तकलीफ में है? बिल्कुल लगता है, उनको पता है और उन्हें यह भी पता है कि वो जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अथक प्रयास से लगे हुए हैं कि किसी भी हालत में हम 280 के पार हो जाए। दूसरी बात है, सपोज 10 कम पड़ गए और मोदी जी ने 10 का जुगाड़ भी कर दिया। मोदी जी कोलिशन सरकार चलाने के आदी नहीं है, चलाने के आदी नहीं है। आदी नहीं है। मोदी जी ने जब गुजरात में सत्ता संभाली, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। उन्हें ये जुगाड़ पता ही नहीं है कि कोई एक मंत्री, एक सांसद किसी पॉलिटिकल पार्टी का पीएम के ऑफिस में घुस के कहेगा कि ये लेटर साइन करो, ये क्या कर रहे हो, कौन सा सेक्रेटरी भेजा मुझे, बदलो ये सेक्रेटरी तुरंत, मुझे ये सेक्रेटरी चाहिए। ये आवाज सुनने के आदी नहीं है वो। और जब आपके पास बैसाखी की सरकार होती है तो वहां एक एक मेंबर वाला भी आपको आंखें दिखा के चला जाता है, भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। और ये जो है भारी पड़ना, ये क्या उनकी नेचर है? एक मिनट सुधीर जी, क्या टेम्परामेंट है? सुधीर जी, क्या मोदी का टेम्परामेंट है कोलिशन पॉलिटिक्स का, यानी मिली जुली सरकार हो, 2-3 लोग बाहर से समर्थन दे रहे हो, तो क्या मोदी का टेम्परामेंट है, उस तरह का नेचर है, या वो डिक्टेटर ही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरह से उन्होंने गुजरात में रूल किया और जिस तरह से 10 साल में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर तौर पर रूल कर दे, तो उनका टेम्परामेंट मुझे बिल्कुल नहीं लगता है एक कोएलिशन गवर्नमेंट रन करने का है। वो चाहते कि मैं ज्यादा इंक्लूसिव हूँ, ज्यादा लोग मैं साथ में लेके चल सकता हूँ, वैसे दिखाते, लेकिन उनके मुझे नहीं लगता उनका नेचर उस तरीके से है। वो हमेशा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा
ज्यादा नंबर लेके आए। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, भारतीय जनता पार्टी एक्सपांड करने के लिए उन्होंने 30 साल की जिनके साथ अलायंस उनको छोड़ दिया, ऐसे काफी पुराने जो अलायंस पार्टनर थे उनको छोड़ दिया और बीजेपी का कद बढ़ा रहे हर जगह पे और दूसरे के कॉस्ट पे। तो इसलिए यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहिए, दूसरा कोई आ जाएगा तो उसके साथ में रूल करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। जी टाइगर कुछ कह रहे थे आप? दूसरा एक प्रॉब्लम है, सपोज आपको 10-15 सीटें कम पड़ गई और एक राजनीतिक दल आपको साथ देने के लिए तैयार भी है, उस राजनीतिक दल पे हमेशा टंगी हुई तलवार रहेगी कि किस दिन मेरी पार्टी तोड़ के ये अपने इसमें विलय कर लेंगे और अपनी मेजॉरिटी बना लेंगे। तो ये आत्मघाती काम कौन करेगा? सुइसाइडल है ये मोदी जी को समर्थन करना। ये मतलब कौन करेगा अपनी पार्टी? मोदी जी ने जिस तरह महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ दी, कर्नाटक में तोड़ी, मध्य प्रदेश सभी जगह, इसलिए भी लोग समर्थन, बड़ी बात आपने कही, तोड़ दिया जी, साथ लिया तोड़ दिया। तो बहरहाल आप दोनों लोग आए, एक चीज तो आपने कही कि अगर ये गिनती फंसती है तो मोदी जी को 20 सीटों का साथ कोई नहीं देगा, और उसके पीछे मोदी जी की जो राजनीति करने का तरीका है, मोदी जी का जो एक अप्रोच है, एटीट्यूड है, उनका जो जहन है, या आप यूं कह सकते हैं उनका जो माइंडसेट है कि वो एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, उसमें बहुत सी पार्टियां कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करती गुजरात लॉबी पे। उनको लगता है पार्टी ना तोड़ दे, किसी को लगता है अरे भाई इन्होंने तो हमारे खिलाफ ईडी छोड़ी थी, हमें गिरफ्तार करके हमारे लोगों को जेल भेजा। तो पुराने बहुत सा बैगेज है, वैमनस की भावना भी है, इसलिए चॉइस जो है वो गडकरी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी 220 से भी कम चली गई तो फिर मैदान तो फिर इंडिया अलायंस के लिए। और मुझे लगता है हमारे पैनलिस्ट भी इस चीज को मानेंगे कि अगर 220 से भी नीचे चले गए तो फिर विकल्प एक ही होगा, वो इंडिया अलायंस का होगा। टाइगर आप आए और सुधीर सूर्यवंशी जी आप आए, और आपने दोनों ने खुलकर उस सिनेरियो को बताया कि कहां पर मोदी का ऑप्शन हुए। लेकिन दोनों ने एक बात जरूर करी कि मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल दौर आने वाला है, और ये जो मुश्किल दौर है इसमें मोदी जी इस बार किनारे लगते हैं, उनकी नाव किनारे लगती है 2024 में नहीं, ये एक बिग क्वेश्चन है। आप दोनों को आने का बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच।